हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडायवर्सिटी टर्म्स पे, जो जैव विविधता से संबंधित या इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो शब्दावलियां हैं उनके बारे में। तो देखो, जय जो बायोडायवर्सिटी या हम लोग कहें कि जो पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है या हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में बहुत से शब्दावलियां हैं और हमने देखा है कि इन शब्दावलियों से लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और स्टेट कमीशन के जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन शब्दावलियों को स्पष्ट करते हुए एक मतलब लेक्चर डिजाइन किए जाए। तो देखो, यहाँ पर कुछ शब्दावलियों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो बायोडायवर्सिटी या इकोसिस्टम से रिलेटेड हैं। बाकी जो बहुत से ऐसे हैं जो पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हैं या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, तो उन शब्दावलियों को बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेरा पहला मोटो है कि आपको बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता या इकोसिस्टम से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, शब्दावलियां हैं, उनको क्लियर किया जाए। तो बहुत बार हमने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट को ये शब्द इनके अर्थ ही नहीं पता होते हैं कि इनका रियल अर्थ क्या है, रियल मीनिंग क्या है। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि आपको इन टर्म्स के बारे में एक क्लैरिटी लाई जाए, एक स्पष्टता दी जाए, ठीक है। ये जो मेरी क्लास है ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इस क्लास को डील कर रहे हैं या इसको हम लोग चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट के अंदर क्या होता है ना कि उन किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा कि आपका जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट के फाउंडेशन को आप नहीं जानते हैं, जो फंडामेंटल उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगर क्लियरली नहीं जानते हैं, तो आप चाहे जितना मेहनत करें आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे। आप एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जब एनालिसिस करते हैं, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, तो मैंने एक चीज आप भी देखेंगे, मैंने भी बहुत ध्यान से देखा हुआ है कि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। और हम लोग की सबसे बड़ी एक कमी होती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर नहीं रखते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समस्याएं हमारे सामने आती हैं या समस्याओं को हम लोग फेस करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि जो क्लास है ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको जो एडवांस लेवल की चीज है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे और इसके पहले की जो क्लासेस हैं उनको जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। मैं जो बता दे रहा हूँ या किसी बुक से पढ़ लें, किसी नोट से पढ़ ले रहे हैं आप, इन रेडीमेड चीजों पर आप बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिए। आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सब कुछ करिए, ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है, लेकिन जब तक खुद अपना समझ के नोट्स नहीं बनाएंगे, ओन वर्ड्स एंड ओन हैंड राइटिंग, तब तक आपका काम नहीं चलने वाला है यूपीएससी में और स्टेट कमीशन में भी। क्योंकि एग्जाम क्या है ना, डे टू डे बहुत टफ होता जा रहा है, दिन पर दिन ये बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है और आप लीड लेंगे तभी जाके आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि पढ़ लेने से, समझ लेने से हमारा आधा काम होता है। आधा काम उसका क्या है, एग्जामिनेशन में उसको रिप्रेजेंट करना या उसको एक्सप्रेस करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हमें अगर शब्द समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको करना ही मेन काम है। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ शब्दों को हम लोग स्पष्ट करते हुए क्लास को रन करेंगे। ये जो मेरी क्लास है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए ये सेम बेनिफिशियरी है। जो मैटर है ये इंग्लिश में है, बट हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश में भी कुछ कुछ शब्दों यूज करता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप दोनों जो हम लोग हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट से बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग टर्म देखते हैं। पहला टर्म है हमारा बैलेंस्ड इकोसिस्टम, संतुलित पारिस्थितिक तंत्र। अब देखो, पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र की जो डिफिनीशन थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, कि पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है कि जहां पर बायोटिक और एबायोटिक क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। मतलब इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, पर्यावरण का एक कार्यशील इकाई है जहां पर बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक एक मतलब हमारी पारिस्थितिक तंत्र के साथ भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में क्या था, बायोटिक था, एबायोटिक था और एनर्जी था। अगर प्रॉपरली किसी भी इकोसिस्टम में इसके बैलेंस्ड रहने के लिए जरूरी है कि जो इसमें इनपुट्स हैं और जो आउटपुट हैं इनमें, ठीक है, मतलब
ऊर्जा और पदार्थों का जो निवेश है और ऊर्जा और पदार्थों का जो बहिर्गमन है, अगर ये समान रूप से चल रहा है तो ये क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, इकोसिस्टम पूरी तरह से संतुलित होगा। अब हमारे इकोसिस्टम में क्या है, हमारे इकोसिस्टम में जो जैविक अजैविक तत्व हैं, इन सब में देखा जाए कि क्या है, ट्रॉफिक लेवल हैं। और ट्रॉफिक लेवल में क्या है कि पोषण स्तर से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये किसके थ्रू हो रही है, इसको बोलते हैं हम लोग फूड चेन या फूड वेब। क्लियर है। तो हमारे पूरे इकोसिस्टम में जो आहार श्रृंखला है, फूड चेन या आहार जाल है, फूड वेब, इसका संतुलित होना और इसका बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होना हमारे इकोसिस्टम को क्या करता है, बहुत बैलेंस्ड करता है या इसको इनहेंस करता है, इसको मजबूत करता है। क्लियर है। तो एवरी इकोसिस्टम हैज मेनी फूड चेन्स। जानते हैं प्रत्येक जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें बहुत से आहार श्रृंखलाएं होती हैं। और आहार श्रृंखला क्या है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए हैं। आहार श्रृंखला को डिस्कस करते हुए जैसे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, तो ये क्या है, प्लांट्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। इनको कंज्यूम करने वाले क्या होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, वो आहार श्रृंखला में दूसरे स्तर पर होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है। जैसे इसमें कोई आ जाएंगे जो शाकाहारी, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, खरगोश आ जाएगा, इसमें ग्रास होपर आ जाएगा, ठीक है, या इसमें बर्ड्स भी आएंगे कुछ कुछ। ठीक है। फिर इसके बाद आता है यहां पर जाके आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब होता है जो द्वितीयक उपभोक्ता, जो कॉर्निवोरस होता है, जो मांसाहारी होता है। और नेक्स्ट होता है यहां पर ओमनीवोरस या सर्वभक्षी, जो क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम प्रेडेटर भी बोल देते हैं। तो ये होते हैं। तो ये क्या हमारा आहार श्रृंखला है। तो ये आहार श्रृंखला जो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, जब बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें एक जीव दूसरे जीव से भी, कई जीवों से आहार ले सकता है या एक जीव कई जीवों का आहार बन सकता है। कॉम्प्लेक्स चेन आप जो फूड चेन है, इसी को क्या बोलते हैं, फूड वेब या आहार जाल बोलते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। विच टुगेदर फॉर्म ए फूड वेब। जब हमारा आहार श्रृंखला, कई आहार श्रृंखलाएं मिलती हैं, तो ये संयुक्त रूप से क्या होती हैं, आहार जाल का निर्माण करती हैं। ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे, देयरफॉर देयर आर मेनी अल्टरनेटिव पाथ इन ए फूड वेब। मतलब एक फूड वेब में एक जीव को बहुत से तरीके या बहुत से जीव होते हैं जिनसे वो आहार ले सकता है, या इसको दूसरे रूप में कहें कि फूड वेब में, आहार जाल में, एक जीव बहुत से जीवों का आहार बनता है। क्लियर है। द मोर अल्टरनेटिव पाथ ऑफ फूड चेन इन ए फूड वेब इन एन इकोसिस्टम, द मोर बैलेंस्ड दैट इकोसिस्टम विल बी एंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट विल रिमेन मोर स्टेबल। मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र में जितना ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे किसका, आहार ग्रहण करने का, उतना ही ज्यादा स्थिर इकोसिस्टम बनेगा। मतलब यहां पर उपलब्धता है किस चीज की, विकल्प क्या है, जितने विकल्प हैं आहार ग्रहण करने के, उतना ही इकोसिस्टम क्या होगा, बैलेंस्ड होगा या संतुलित होगा। इट इज वर्थ नोटिस दैट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम इज स्टेबल। मतलब हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जितना ज्यादा आहार के विकल्प उपलब्ध होंगे उतना ही हमारा इकोसिस्टम स्टेबल होगा। अब ध्यान रखना है कि एक पारिस्थितिक तंत्र को स्टेबल करने में या इसको बैलेंस्ड करने में जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो एक लंबा टाइम खर्च करता है, और धीरे धीरे जो होता है ये आहार श्रृंखला या आहार जाल अपने संतुलित अवस्था में पहुंचती है। तो यहां पर ध्यान से रखना है कि यहां जो बैलेंस्ड इकोसिस्टम की बात है उसका मतलब यही है कि उस इकोसिस्टम में जो आहार जाल है या आहार श्रृंखला है वो बहुविकल्पी हो। ठीक है। या वहां पे एक जीव को आहार ग्रहण करने के कई ऑप्शन उपलब्ध हों जिससे वो क्या कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। क्लियर है। चलिए इसको आप समझ गए होंगे। फिर यहां पर नेक्स्ट है हमारा बायो एक्युमुलेशन, जिसको जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है। जैव संचयन कहते हैं, बायो एक्युमुलेशन, जैव संचयन। इसका मतलब क्या होता है ना कि जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है इसमें हम आहार ग्रहण करते हैं, तो आहार ग्रहण करने में क्या होता है कि कई बार जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं या जो प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, ये भी हम खा जाते हैं या आहार के साथ चले आते हैं, और ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्या होते हैं, संचित होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। ठीक है। तो इसे कहा जाता है बायो एक्युमुलेशन। ठीक है। जैव संचयन। तो इसमें क्या होता है कि जब हम आहार ग्रहण करते हैं या हम जब फूड कंज्यूम करते हैं कोई चीज,
चीज। तो इससे क्या होता है कि उसमें जो बेनिफिशियरी और नॉन बेनिफिशियरी दोनों चीज ग्रहण हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पॉल्यूटेंट होते हैं या नॉन बेनिफिशियरी एलिमेंट्स होते हैं या हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं, वो भी हमारी बॉडी में क्या होते जाते हैं, स्टोर होते जाते हैं। तो उसको कहते हैं बायो एक्युमुलेशन, जैव संचयन। थोड़ा इसको देखते हैं। The increase in the concentration of a substance of a pollutant in organism and plants over time is called bioaccumulation। वही हमने कहा कि जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में चाहे प्लांट हो और चाहे जीव हो, सबके अंदर क्या होता है कि पॉल्यूटेंट या ऐसे हानिकारक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं या होने लगते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बायो एक्युमुलेशन या जैव संचयन कहा जाता है। ठीक है, दैट इज in bioaccumulation, the accumulation of pollutants in the body of organisms and plant increases। और समय के साथ साथ यह जो संचयन है हानिकारक पदार्थों का या प्रदूषक पदार्थों का, वो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। क्लियर है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, इन ए फिश lives continuously in a polluted water, then over time the concentration of अनडिग्रेडेड पॉल्यूटेंट इन इट्स टिश्यूज इंक्रीजेज। जैसे अगर एक प्रदूषित जल में कोई मछली लंबे समय तक निवास करती है तो धीरे धीरे उसके शरीर में जो हानिकारक तत्व हैं वो संचित होते जाएंगे और इनकी मात्रा क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और ये जो हानिकारक तत्व हैं, जाहिर सी बात है कि मछली के पूरे इको जो उसका मेटाबॉलिज्म है या जो उसकी पूरी जो बॉडी है उसको क्या करेंगे, हार्मफुल हार्म पहुंचाएंगे या उसके लिए हार्मफुल होंगे, हानिकारक होंगे। तो ध्यान रखना है कि इसी तरह से एक और टर्म है, दोनों टर्म को जो डिस्कस कर लेते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस देखते हैं। तो एक है बायो एक्युमुलेशन और एक है बायो मैग्निफिकेशन। तो नेक्स्ट हम लोग का जो है ये है बायो मैग्निफिकेशन। इसको बोलते हैं जैव आवर्धन। इसको क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। तो ध्यान देखना है कि बायो एक्युमुलेशन में क्या था कि वो एक ही जीव या एक ही पादप में जो प्रदूषक तत्व हैं या हानिकारक तत्व हैं वो इकट्ठा होते जा रहे हैं और समय के साथ साथ उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि पोषण स्तर के साथ ये जो प्रदूषक हैं या हानिकारक तत्व हैं ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफर होते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना है, बायो एक्युमुलेशन में एक ही स्तर पर वो इकट्ठा होते जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है बायो मैग्निफिकेशन में कि ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफर होते जाते हैं। यही पॉल्यूटेंट या हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। व्हेन सम पॉल्यूटेंट्स इंक्रीजेस इन कंसंट्रेशन when they move from one nutrient, मतलब ये न्यूट्रिएंट लेवल का मतलब है ट्रॉफिक लेवल। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, एंड गेट एक्युमुलेटेड इन द टिश्यूज, दिस फेनामेना इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब ये पॉल्यूटेंट ट्रांसफर होने लगते हैं और इनका संचयन बढ़ने लगता है, इनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझते हैं इसको। द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इंक्रीजेज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर बिकॉज its metabolism and excretion is very slow while passing from one trophic level to another, and this DDT gets accumulated in the फैटी टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे डीडीटी क्या था, ये एक पेस्टिसाइड था, इसका यूज किया जाता था एग्रीकल्चर में। अब तो ये बैन कर दिया गया है, इलीगल कर दिया गया है इसका यूज करना खेतों में। लेकिन जब इसका यूज किया जाता था तो सबसे पहले ये कहा जाता था पौधों में। पौधे इसको क्या करते थे, अपने रूट सिस्टम से एब्जॉर्ब करते थे और ये डीडीटी जो है ये पौधों में जाके संचित हो जाता था। अब आपका यही, आप थोड़ा सा देखिएगा कि इस डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आपका यही होमवर्क है कि आप जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि डीडीटी क्या है, डीडीटी के बारे में फुल फॉर्म बताइए और ये बताइए कि इसको किस सन में बैन किया गया और किस संस्था ने बैन किया। ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आपकी पढ़ाई मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना अवेयर रहते हैं, तो कम से कम इसका फुल फॉर्म बताइएगा, किस सन में बैन किया गया इसको और किस संस्था ने बैन किया इसको। क्लियर है? तो आई होप आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताएंगे। तो ये जो डीडीटी था ना, इसको जब छिड़काव किया जाता था तो पहले ये प्लांट्स में स्टोर होता था,
जब प्लांट को हम लोग कंज्यूम करते थे या हम लोग उसका उपभोग करते थे, तो ये डीडीटी क्या हो जाता था, हमारे शरीर में संचित होने लगता था और हमें इसका क्या होता था, बहुत नुकसान होता था। तो ध्यान रखना है यहां पर कि जो बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में बेसिक डिफरेंट होता है, जैव संचय और जैव आवर्धन में एक मूल जो होता है अंतर होता है कि बायो एक्युमुलेशन में कोई भी पॉल्यूटेंट एक ही ट्रॉपिक लेवल में इकट्ठा होता रहता है, उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है, ठीक है, या उसकी मात्रा बढ़ती रहती है। जैव संचयन में वो संचित होता रहता है, एक्युमुलेट होता रहता है। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन में, जैव आवर्धन में क्या होता है कि ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफर होता है और इसकी मात्रा बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन में फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल में ये ट्रांसफर होता रहता है और इसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है, इसकी मात्रा बढ़ती रहती है। तो आई होप आप बहुत क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर गए, समझ गए होंगे कि बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में बेसिक डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। दोनों शब्दों को आप बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी और स्टेट कमीशन में भी पूछे जाते हैं। अब देखो एक आता है सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है या सक्सेशन क्या होता है। आप जानते हैं कि किसी भी जगह पर जो जीव जंतु का विकास होता है ये क्रमिक रूप से होता है, ठीक है। अचानक से किसी स्थान पर किसी जीव का विकास नहीं होता है, ये क्रमिक अवस्थाओं में होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, या पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है और इसकी स्टेजेज क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हमने देखा है कि यूपीएससी में भी और स्टेट कमीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टर्म को या इसके स्टेज को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सक्सेशन क्या होता है। द वर्ड सक्सेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हुल्ट। इसको सबसे पहले किसने यूज किया है, हुल्ट ने किया है। कब किया है, 1885 में किया है। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय वार्मिंग एंड क्लीमेंट। तो और इसकी शब्द तो हुल्ट ने यूज किया है सक्सेशन का, बस बट इसको कॉन्सेप्ट के रूप में या इसके स्टेजेस जो हैं वो किसने डेवलप किया है, तो ये वार्मिंग एंड क्लीमेंट ने किया है, ठीक है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, हुल्ट ने इकोलॉजिकल सक्सेशन वर्ड यूज किया है, बट इसे कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप करने का जो हमारा श्रेय है वो वार्मिंग एंड क्लीमेंट को जाता है। क्लियर है। द प्रोसेस बाय विच communities of plant and animal species found in an area change into another community over time or get placed by another community is called succession। किसी क्षेत्र में एक प्रजाति के जीव या एक प्रजाति के पादपों का जब दूसरी प्रजाति के जीव या दूसरी प्रजाति के पादपों द्वारा क्या कर दिया जाता है, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है या उनको हटा दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को ही सक्सेशन कहते हैं। इसको ध्यान से सुनिए कि सक्सेशन का मतलब है कि जब एक प्रजाति के जीव या एक प्रजाति के पादपों द्वारा दूसरे प्रजाति के जीव या दूसरे प्रजाति के जीवों को जब वहां से हटाकर वहां पे खुद की स्थापना कर ली जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। क्लियर है, आई होप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखिए, दैट इज the transformation of a community into the physical environment over time is called ecological succession। वही हमने जो चीज कही वहां पे है कि समय के साथ जब एक प्रजाति के जीव या पादपों द्वारा दूसरी प्रजाति के जीव या पादपों को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाता है, हटा लिया जाता है और खुद को स्थापित कर लिया जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अब ध्यान से देखना है कि जो प्रोसेस होता है सक्सेशन का, वो प्रोसेस क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये जो सक्सेशन है ये कई सालों में पूरा होता है। कभी कभी तो ये सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में सक्सेशन की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, बट यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इज कंप्लीटेड इन सेवरल ईयर्स। द फर्स्ट कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड इन द एम्प्टी एरिया इज कॉल्ड द पायोनियर कम्युनिटी। कोई खाली स्थान जहां पर सबसे पहले जो समुदाय या प्रजातियां आकर स्थापित होती हैं या वहां पर स्टेबल होती हैं, उन्हें कहा जाता है पायोनियर, या उनको कहते हैं प्राथमिक समुदाय, पायोनियर कम्युनिटी बोलते हैं। कि उस खाली स्थान पे, हालांकि आज कोई इस तरह का कोई लैंड एरिया है नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लैंड एरिया हो जाता है, ठीक है। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हो सकता है। आज तो हर जगह कहीं ना कहीं सक्सेशन कंप्लीट ही हो चुका है, ठीक है। चलो, दिस कम्युनिटी ग्रो
वेरी फास्ट बट इट लाइफ स्पेन इज शॉर्ट। ठीक है, ये कम्युनिटी बहुत तेजी के साथ ग्रो करती है लेकिन इसकी जो जीवन होता है बहुत कम। सो ए कम्युनिटी विथ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज टेक इट्स प्लेस, जो दूसरी कम्युनिटी होती है इसका स्थान लेती है। सक्सेशन बिगिंस विथ द न्यू कम्युनिटी एंड कंटिन्यू अंटिल द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज स्टेबल। और ये प्रक्रिया जो हमारे सक्सेशन की होती है, जिसमें एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को स्थानांतरित करती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है कंटिन्यूअस, और जब तक चलती रहती है जब तक कि कोई यहां पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी की स्थापना नहीं हो जाती है, जिसको बोलते हैं चरम समुदाय। ठीक है, या कहा जाता है कि इस जो ऐसी कम्युनिटी या ऐसी स्पीसीज आके स्टेबल ना हो जाए जो पूरे इकोसिस्टम को क्या कर रही हो, एक तरह से कंट्रोल कर रही हो, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। और आई होप मेरे हिसाब से या जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस कहीं स्टॉप नहीं होती है, कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, रन करती है। बस यही होता है कि कहीं पर जाके इसकी जो पीरियड है या ड्यूरेशन है थोड़ा लंबा हो जाता है, कि कई साल या कई हजार या कई लाखों साल तक ये प्रोसेस रुकी हुई है, बट ये बंद नहीं होती, ये टाइम के साथ क्या करती रहती है, रन करती रहती है। क्लियर है? चलिए अब यहां पर देखिए, द कम्युनिटी इज परमानेंट, लॉन्ग टर्म, मैच्योर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। जो कौन होता है, जो ये होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो क्या होती है, ये कम्युनिटी जो होती है परमानेंट हो जाती है और ये बहुत लंबे समय तक यहाँ पर बनी रहती है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैच्योर हो जाती है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये प्रौढ़ हो जाती है, सशक्त हो जाती है, और मोर कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत जटिल ये कम्युनिटी हो जाती है, या ये चरम समुदाय पर आकर हो जाता है। क्लियर है? बट जानते हो इस अर्थ पे कुछ भी स्टेबल नहीं है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। यहाँ पे दुनिया की सारी प्रजातियां आई और इस टाइम के साथ प्रजातियां यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई। क्लियर है? तो इस अर्थ में या इस ब्रह्मांड में कुछ भी फिक्स नहीं है। क्लियर है? चलिए, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। हमारा जो सक्सेशन है, अनुक्रमण है, वो कितने प्रकार का होता है? तो देखो, एक है प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुकरण, और दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या है कि एकदम बैरन लैंड है, बिल्कुल वर्जिन लैंड है, जहां पे कोई वनस्पति नहीं थी पहले, वहां पर धीरे धीरे प्राइमरी सक्सेशन को स्टार्ट किया जाता है या ये स्टार्ट होता है। तो इसको देखते हैं, दिस सक्सेशन आकर इन ए एम्प्टी एरियाज वेयर नो कम्युनिटी एग्जिस्टेड अर्लियर सच एज रॉक्स, newly formed deltas, etc. Primary succession is difficult to observe because these are very few places on earth where there are no communities of animal or plants already. तो प्राइमरी सक्सेशन है वो उस एरिया में स्टार्ट होता है, वहां पर शुरू होता है जो बिल्कुल नया क्षेत्र बना होता है। जैसे कोई द्वीप बन गया, कैसे मान लो ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और समुद्र में कोई द्वीप बन गया, तो वहां पे प्राइमरी सक्सेशन हो गया। या नदी ने क्या किया, आपने जो माउथ है या जो इसका जहां पे डिस्चार्ज हो रही है वहां पे डेल्टा का फॉर्मेशन किया, तो बिल्कुल न्यू लैंड हो गया, वहां पे सक्सेशन शुरू हो जाएगा। तो मतलब ऐसी जगह जो बिल्कुल नया क्षेत्र हो, जहां पे पहले कोई वनस्पति नहीं रही हो, वहां पर सक्सेशन जो शुरू होगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण। और आज के समय में प्राथमिक अनुक्रमण को देखना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र वैसे है नहीं जहां पर कोई जीव बसा ना हो। ठीक है, और वहीं पे हो सकता है जहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ कोई नया द्वीप बन गया हो। ठीक है, चलो तो देखो, प्राइमरी सक्सेशन टेक्स मोर टाइम देन सेकेंडरी सक्सेशन। तो यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर जो प्राइमरी सक्सेशन होता है ये द्वितीयक सक्सेशन की अपेक्षा थोड़ा धीरे चलता है और ज्यादा समय लेता है। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखना है कि प्राइमरी सक्सेशन का जो टाइम है वो द्वितीयक या सेकेंडरी सक्सेशन की अपेक्षा थोड़ा स्लो होता है और ज्यादा देर में होता है। क्लियर है? तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि सक्सेशन क्या होता है और प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। अब हम आते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है कि पहले वहां पे प्राइमरी सक्सेशन हो चुका था, कोई कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ चुकी थी, लेकिन किसी वजह से वहां पे जो कम्युनिटीज थी या जो वहां पे समुदाय थी, जो वनस्पतियां थी, जीव थी, वो समाप्त हो गए। अब उस प्लेस पे फिर सेकेंडरी सक्सेशन शुरू हो रहा है। हो सकता है बाढ़ आ गई हो सकता है वहां पे कोई महामारी आ गई हो, बीमारी आ गई हो, या मनुष्य ने उसको काट दिया हो, हटा दिया हो, शिकार कर लिया हो, तो वहां पे प्राइमरी सक्सेशन कंप्लीटली क्या हो गया, खत्म हो गया हो। फिर नए सिरे से वहां पे सक्सेशन जब शुरू होगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर है? तो देखो, सेकेंडरी सक्सेशन आकर इन दोज एरिया वेयर वेजिटेशन आर वेजिटेशन कम्युनिटीज had developed earlier but later due to natural or human reasons
द वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया गॉट पार्शियली आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मतलब सेकेंडरी सक्सेशन वहां पे शुरू होता है जहां पे प्राइमरी सक्सेशन तो हो चुका है, वो ठीक है, लेकिन वहां के वनस्पतियों या जीवों को चाहे प्रकृति ने चाहे मनुष्य ने पूरी तरह से क्या कर दिया हो, समाप्त कर दिया हो। अब वो जो एरिया है वो नए सक्सेशन के लिए क्या है, अवेलेबल है। वहां पर जो वनस्पतियां थी, जीव जंतु थे, वो क्या हो चुके हैं, उस एरिया से समाप्त हो चुके हैं। अब वहां पे प्राइमरी सक्सेशन जो है वो कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। अब वो एरिया सेकेंडरी सक्सेशन के लिए क्या है, वैकेंट है या अवेलेबल है। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन द वेजिटेशन कम्युनिटी डेवलप्स अगेंस्ट in such area it is called secondary succession। ऐसे क्षेत्रों में जब वनस्पति या जंतुओं का जो फिर अनुक्रमण होता है, सक्सेशन होता है, तो उसे सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे वही फैक्ट है, सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन में टाइम कम लगता है प्राथमिक सक्सेशन की तुलना में। क्लियर है, तो ये टाइप्स ऑफ सक्सेशन है, अनुक्रमण के प्रकार हैं। अब जो मेन चीज है वो यहां पर ध्यान रखना है कि प्रोसेस स्टेजेस ऑफ बायोलॉजिकल सक्सेशन, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, कि जो इसके प्रोसेस हैं अनुक्रमण की, या जो इसके स्टेजेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो, अकॉर्डिंग टू एफ क्लीमेंट, जो क्लीमेंट थे, कॉन्सेप्ट को डेवलप किए थे, उन्होंने इसको क्या किया है, 6 स्टेज में क्लासिफाइड किया है। इसको हम 1 बाय 1 करके क्लियर करते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू एफ क्लीमेंट द फॉलोइंग आर द प्रोसेस स्टेजेज ऑफ बायोलॉजिकल सक्सेशन। इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन भी बोलते हैं। तो यहां पर आप बायोलॉजिकल की जगह इकोलॉजिकल भी लिख सकते हैं, इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर है, तो सबसे पहले होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोल देते हैं ना कि नग्नीकरण। न्यूडेशन का मतलब है सबसे पहले कोई ऐसा लैंड एरिया होगा या ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर कोई वनस्पति नहीं है, कोई जीव नहीं, मतलब एक खाली स्थान है, एकदम न्यूड एरिया है। ठीक है, बैरन एरिया है। तो पहले होगा न्यूडेशन की प्रोसेस। मतलब इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्टी स्पेस फॉर द अराइवल ऑफ ए न्यू कम्युनिटी इज कॉल्ड न्यूडेशन। मतलब सबसे पहले एक एम्प्टी या खाली स्थान उपलब्ध होगा जहां पे नई प्रजाति को आने के लिए क्या होगा, स्थान मिलेगा, या वहां पे स्पेस क्रिएशन होगा। क्लियर है, अब इन दिस फेज बेयर एरियाज विदाउट वेजिटेशन आर फॉर्म्ड। तो यहां पे क्या है कि ऐसी खाली क्षेत्र बनता है, या बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि बैरन एरिया बनता है, जहां पर कोई भी कम्युनिटी नहीं थी, ना तो प्लांट्स की और ना ही एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म की थी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूडेशन। दूसरा है माइग्रेशन, प्रवास की अवस्था होती है। प्रवास की अवस्था में क्या होता है कि इसमें उस प्लेस पे कोई नई स्पीसीज आती है। ठीक है, वो माइग्रेट करके, चाहे जीव आ रहा हो, चाहे पादप आ रहा हो, चाहे छोटा आ रहा हो, चाहे बड़ा आ रहा हो, कोई ना कोई वहां पे क्या हो रहा है, प्रवास करके आ रहा है, कहीं से नेचुरली आ रहा हो या ह्यूमन लेकर आ रहा हो, कोई ना कहीं कहीं से नई प्रजाति आती है। अब देखो क्या होगा, इन दिस फेज मेनी न्यू स्पीसीज फ्रॉम आउटसाइड अराइव इन द सक्सेशन एरिया। मतलब माइग्रेशन के स्टेज में कोई नई प्रजाति इस एरिया में आती है, जो क्या है, खाली स्थान खाली है, जो न्यूडेशन के कारण क्या है, अवेलेबल हुआ है, यानी कि यहाँ पे खाली स्थान है, बिल्कुल वर्जिन एरिया है, वहां पर कोई नई स्पीसीज माइग्रेशन या प्रवास करके आ रही है। अब क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थापन। अस्थापन, इसको हिंदी में अस्थापन बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको इस्टेब्लिशमेंट भी इसका मिल जाता है, लेकिन इसका जो एक टर्म्स है, स्टैंडर्ड टर्म्स है, ये क्या है, असेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस प्लेस पर जो स्पीसीज आती है, माइग्रेशन करके आती है, वो अपने आप को यहां पर स्टैबल करना शुरू कर देती है, या वो यहां पर क्या करती है, जड़ें जमाना शुरू कर देती है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस फेज न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स जर्मिनेट एट न्यू प्लेस थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ डिस्पर्सल। कोई भी यहां पर अगर सीड्स आया है या कोई नई स्पीसीज आई है, तो वो धीरे धीरे यहां पर उगना शुरू कर देती है, यहां पर रहना शुरू कर देती है, अपने आप को इस इकोसिस्टम में स्टैबल करना शुरू कर देती है। इसे ही आस्थापन कहा जाता है, या इसे ही स्पीसीज कहा जाता है, इस प्रोसेस को। क्लियर है, तो यहां ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस में कोई स्पीसीज एक नए स्थान पर आकर क्या करती है, स्टेबल होना शुरू हो जाती है, या वहां पे अपने आप को
जमाने या उगाने शुरू कर देती है। क्लियर है? तो ये थर्ड स्टेज था। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि भाई आएगी तो जितनी स्पीसीज आई होंगी, जो आएंगी उनके बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा। कंपटीशन किस लिए होता है? फूड एंड स्पेस के लिए। तो ये क्या होगा? प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा किस लिए शुरू होगा? स्थान और आहार के लिए। हैबिटेट एंड, उसको बोलते हैं हम लोग हैबिटेट एंड, जो होता है फूड या जो आहार होता है उसके लिए। ठीक है। देयर इज कंपटीशन बिटवीन इस्टेब्लिश्ड स्पीसीज फॉर स्पेस एंड रिसोर्सेज। स्पेस रिसोर्सेज क्या है? एयर हो गया, वाटर हो गया एंड लाइट हो गया। ओनली द सक्सेसफुल कंपटीटर्स इन दिस कंपटीशन स्टार्ट interacting with the environment and try to bring about appropriate changes in the environment। जब प्रतिस्पर्धा होगा तो जाहिर सी बात है कि इस प्रतिस्पर्धा में कोई एक स्पीसीज जीतेगी, और जीतने के बाद धीरे धीरे इस स्टेबल में, इस इकोसिस्टम में क्या करना शुरू करेगी? अपने आप को स्टेबल करना शुरू करेगी, अपने पर्यावरण के साथ, अपने इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करेगी, क्रिया प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगी। और इस प्रोसेस में क्या करेगी कि इकोसिस्टम से प्रभावित भी होगी और इकोसिस्टम को प्रभावित भी करेगी। तो इस प्रोसेस में कोई स्पीसीज क्या करती है कि वो जीतती है और धीरे धीरे वो इकोसिस्टम को स्टेबल करना शुरू कर देती है, अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देती है, मतलब पर्यावरण के साथ से प्रभावित होती है और पर्यावरण को प्रभावित भी करती है। क्लियर है? अब होता है रिएक्शन, प्रतिक्रिया। ठीक है, ये प्रतिस्पर्धा है, फिर रिएक्शन हो गया। तो इसमें क्या होगा? रिएक्शन में प्लांट कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट रिएक्ट व्हेन दे एक्सचेंज सब्सटेंसेस विथ ईच अदर। अब इसमें क्या होगा? जो स्पीसीज यहाँ पे स्टेबल हो रही है वो अपने पर्यावरण के साथ या अपने इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगी। रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन शुरू होगा, क्रिया प्रतिक्रिया शुरू होगा। इसमें क्या होगा कि पदार्थों और ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है? पांचवी अवस्था है, या कहा जाए कि ये पांचवी प्रोसेस की स्टेज है। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा कि लास्ट स्टेज आएगी, अंतिम अवस्था आएगी, जिसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स स्टेज। ठीक है, चरम अवस्था। इसमें क्या होगा कि जो स्पीसीज जीती हुई है वो कंप्लीटली इस इकोसिस्टम के एपेक्स के रूप में, चरम के रूप में अपने आप को क्या कर लेती है? स्टेबल कर लेती है, स्थापित कर लेती है। क्लियर है? दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द सक्सेशन प्रोसेस। इन दिस स्टेज हार्मोनी इज स्टैब्लिश्ड बिटवीन द कम्युनिटी एंड द इन्वायरमेंट। इस अवस्था में जो समुदाय हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, पर्यावरण के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, और जो समुदाय है और पर्यावरण के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, हार्मोनी स्टेबल हो जाती है कि अब यहां पर क्या हो गया है? संस्थिति आ गई है, इक्विलिब्रियम आ गया है, बैलेंस्ड हो गई इकोसिस्टम। ठीक है। अब देखो, ड्यू टू विच बोथ बिकम बैलेंस्ड। अब इसकी वजह से क्या है? जो वहां का इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, और जो स्पीसीज है, दोनों क्या हो जाते हैं? बैलेंस्ड हो जाते हैं। मतलब अब एकदम स्थिर हो चुके हैं, इसमें किसी प्रकार का टर्बुलेंस नहीं हो रहा है, जब तक कि कोई थर्ड पर्सन इसमें आके इंटरवीन न करे, या नेचर या ह्यूमन आके इंटरवीन न करे। ठीक है। दिस स्टेज इज नेसेसरी फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है। तो ये क्या है कि पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए यह स्टेज बहुत आवश्यक होता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड स्टेबलाइज स्टेज, मतलब स्थिर अवस्था इसको बोला जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपको जो सक्सेशन के चरण हैं या अवस्थाएं हैं, पहले तो सक्सेशन क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर अवस्थाएं क्या हैं, तो ये सब आपको न्यूडेशन से, माइग्रेशन से, इस चीज से, ठीक है, या इसमें कंपटीशन है, एक्शन रिएक्शंस हैं, या ये क्लाइमेक्स स्टेज है, सब आपको याद कर लेना है। ठीक है। और क्लीमेंट्स ने इसको प्रोपाउंड किया है। ठीक है। वार्मिंग ऑन क्लीमेंट्स ने इसको दिया है, हुल्ट ने जबकि टर्म दिया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, इसको सब याद रखिएगा। तो ये जो था हम लोग का सक्सेशन का जो पॉइंट था, इसको टर्म्स को क्लियर किए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सेरे क्या होता है। तो देखो सेरे क्या होता है, इसका मतलब देखो यहां पर क्या हो रहा है ना कि सक्सेशन की विभिन्न अवस्थाएं आ रही है ना, इन्हीं के बीच की जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं? सेरे। जैसे कंपटीशन और रिएक्शन के बीच की जो अवस्था है उसको क्या बोलेंगे? सेरे। तो इसको ध्यान रखना, सेरे। अभी हमने जो एक होता है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है कि ये संक्रमण क्षेत्र होता है, दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच में संक्रमण क्षेत्र होता है। जैसे ये फ्रेश वाटर स्वच्छ जल इकोसिस्टम, और सलाइन वाटर इकोसिस्टम, खारिज स्वच्छ जल
और खारे जल जल के बीच में जो एक मैंग्रोव होता है या कोस्टल एरिया का जो इकोसिस्टम है वो क्या होगा, इकोटोन होगा, ठीक है। या वेटलैंड इकोसिस्टम है वो क्या है, इकोटोन है। मैंग्रोव क्या है, इकोटोन है। क्लियर है। तो दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है उसको इकोटोन कहते हैं। लेकिन यहां पे सक्सेशन की कंडीशन में जब दो अवस्थाओं के बीच में जो संक्रमण होता है, स्टेज होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेरे बोलते हैं। क्लियर है। तो शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा। सेरे क्या होता है, द ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉल्ड सेरे। यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब है वही सक्सेशन हो गया, ठीक है, कि एक कम्युनिटी या एक जो है कम्युनिटी स्टेबल होती है, उसकी जगह पे खुद दूसरी आके स्टेबल होती है, तो इनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको सेरे बोलते हैं, ठीक है। इट शोज द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ये क्या है, ये क्रमिक रूप से इकोसिस्टम के विकास की क्या है, ये एक संक्रमणकालीन अवस्था को प्रदर्शित करता है। दिस डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी सक्सेशन, या जो होता है प्राइमरी सीक्वेंस ने मतलब प्राइमरी सक्सेशन, एंड कंटिन्यूज टिल द फाइनल सक्सेशन, ठीक है। दैट इज क्लाइमेक्स एक्सट्रीम। जो क्लाइमेक्स स्टेज था उसको यहां पर कहा गया। आफ्टर अटाइनिंग द फाइनल सीक्वेंस, यानी कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, द इकोसिस्टम अटेन द मोस्ट स्टेबल स्टेज। जो यहां पर बताया गया था कि ये क्या है, सेरे क्या होता है कि एक इस सक्सेशन के स्टेज से दूसरे सक्सेशन के स्टेज के बीच में क्या है, एक गैप होता है या ट्रांजिशन जोन होता है, उसको सेरे हम लोग कहते हैं। क्लियर है। तो सेरे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इकोटोन को भी हमने क्लियर कर दिया है, तो इकोटोन को भी ध्यान रखिएगा। इकोटोन खुद अपने आप में एक टर्म है, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि कुछ बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है ना, कि कुछ स्पीसीज को कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें एक नाम होता है फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन की स्पीसीज क्या होती है कि एक इकोसिस्टम को स्टेबल करने में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। पूरा इकोसिस्टम इसी के ऊपर डिपेंड होता है, जिस स्पीसीज के ऊपर, उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं, फाउंडेशन स्पीसीज। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो सबसे ज्यादा आधार के रूप में काम करती है स्पीसीज, उसे बोलते हैं फाउंडेशन स्पीसीज। क्लियर है। इसको क्लियर कर देते हैं। दिस स्पीसीज हेल्प्स इन द क्रिएशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अदर स्पीसीज। जो किसी इकोसिस्टम में अदर या दूसरे जो हमारी प्रजातियां हैं या स्पीसीज हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाती है या उनको क्या करती है, सुटेबल एटमॉस्फेयर अवेलेबल कराती है, उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, फाउंडेशन स्पीसीज। अब देखो यहां पर क्या है ना कि एक एग्जांपल दिया गया है कोरल का। जो आप जानते हो कि जो प्रवाल होते हैं, ये प्रवाल पूरे दुनिया के समुद्रों के 1% क्षेत्र पर फैले होते हैं, लेकिन पूरा हमारे मरीन इकोसिस्टम का 40 से लेकर 60% जो होता है, ये बायोडाइवर्सिटी इन्हीं कोरल एरिया में क्या करती है, रहती है। क्यों? क्योंकि ये कोरल उनको आहार और आवास, ठीक है, फीडिंग ग्राउंड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड दोनों अवेलेबल कराते हैं। तो मरीन इकोसिस्टम में जो कोरल हैं ये क्या है, फाउंडेशन स्पीसीज हैं या आधारभूत क्या हैं, ये प्रजातियां हैं। तो कोरल, दीज फॉर्म कोरल लीफ। कोरल क्या होते हैं, कोरल लीफ बनाते हैं, प्रवाल भित्ति बनाते हैं, ऑन विच मेनी स्पीसीज रेजिस्ट। मतलब यहां पर बहुत से स्पीसीज हैं, वो इस प्रवाल के क्षेत्रों में क्या होती हैं, आवास बनाकर रहती हैं और यहां पर शिकार करती हैं, आहार ग्रहण करती हैं। तो ध्यान रखना है कि जो कोरल है ये क्या है, फाउंडेशन स्पीसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडेशन या आधारभूत प्रजाति क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब नया है इंडिकेटर स्पीसीज। संकेतक प्रजातियां क्या होती हैं, इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं। दिस इंक्लूड, संकेतक प्रजातियां का मतलब होते हैं कि जो इकोसिस्टम के बारे में जो उसको बताती हैं, इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में बताती हैं या उसकी कंडीशन के बारे में बताती हैं कि कैसी कंडीशन है। जैसे आप जानते हो कि हमको किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के हेल्थ के बारे में जानना है या उसके कंडीशन के बारे में जानना है, तो कुछ न कुछ ऐसी वहां की स्पीसीज होती हैं जो रहेंगी तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसका हेल्थ ठीक है, या नहीं रहेंगी तो पता चल जाएगा कि इसका हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे जिसमें फिश होती हैं, लाइकेन होते हैं, ये एयर पोल्यूशन के प्रति क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कि जहां पे एयर पोल्यूशन होगा वहां पे लाइकेन एकदम नहीं होंगे। तो इसका मतलब जहां पे लाइकेन नहीं है तो इट मींस यहां पर एयर पोल्यूशन है, और जहां पे लाइकेन है इसका मतलब यहां पे एयर पोल्यूशन नहीं है। तो ये न होने से ज्यादा बेटर है कि लाइकेन होना, कि अगर लाइकेन है तो ये इंडिकेट कर देगा कि यहां पे एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फिश।
दिस इंक्लूड सच प्लांट्स आर एनिमल्स विच आर वेरी सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंज। कुछ जीव या पादप होते हैं जो पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, कि उनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र में तो तुरंत उसके प्रति ये क्रिया करेंगे। ठीक है, या तो ये वहां से गायब हो जाएंगे, या फिर अगर हैं तो इसका मतलब स्टिल स्टैंड। ठीक है, मतलब बची हुई कंडीशन सही है। दीज आर इमीडिएटली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये जो स्पीसीज होती हैं, ये पर्यावरण में जो जहां भी परिवर्तन होता है तो तुरंत ये क्या होती हैं, उससे प्रभावित हो जाती हैं। ड्यू टू विच दे एक्ट एज ए वार्मिंग इंडिकेटर, मतलब अलार्मिंग इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, या उनको क्या बोलते हैं, वार्मिंग इंडिकेटर। मतलब ये तुरंत क्या करती हैं, संकेत दे देती हैं कि अरे भैया ये चीज तो पारिस्थितिक तंत्र क्या हो गया है, पहले से खराब हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, fish is an indicator species to know the level of pollution in water। अगर जो मछलियां हैं ये जल प्रदूषण के प्रति क्या होती हैं, संकेतक होती हैं, कि अगर मछलियां हैं तो प्रदूषण का स्तर कितना है। अगर ज्यादा प्रदूषण होगा तो मछलियां नहीं रहेंगी, और कम प्रदूषण है तो मछलियां रहेंगी। तो मछलियां भी क्या है, एक इंडिकेटर स्पीसीज हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम में या जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। उसी तरह से हमने बताया कि लाइकेन जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसमें फंगी और एल्गी होते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशन में रहते हैं। और जहां पे एयर पोल्यूशन नहीं होता है वहीं पे पाए जाते हैं एल्गी। अगर कहीं एयर पोल्यूशन है तो वहां पे एल्गी नहीं पाई जाएंगी। तो इट मींस एयर पोल्यूशन के को लेकर एल्गी बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो इनको बोलते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग कि यहां पर एक टर्म और आपको मिलता है जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीके। ठीक है, या जिसको बोलते हैं कर्मता, पारिस्थितिकी कर्मता, ये बहुत ज्यादा होता है। तो एक शब्द हम लोगों ने किया है जिसको देखा था हैबिटेट, आवास। तो कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि हैबिटेट और नीके में क्या अंतर होता है। बहुत सी जगहों पर या बहुत से स्टूडेंट दोनों वर्ड में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसके बीच में जो होता है वो विभेद नहीं कर पाते हैं कि हैबिटेट क्या होता है और नीके क्या होता है। ठीक है, या आवास और कर्मता के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसमें हम लोग क्लियर कर देते हैं कि आवास और नीके या कर्मता में क्या अंतर होता है। क्लियर है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, फिर इसको क्लियर कर देते हैं। देखो, आवास जो होता है ना, वो एकदम सुटेबल प्लेस होता है जहां पर जीव रहता है, और जीव रहकर क्या करता है, आहार ग्रहण करता है और वहां पर बच्चे पैदा करता है, मतलब फीडिंग ग्राउंड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड। तो आवास जो होता है वो एप्रोप्रिएट प्लेस होता है। लेकिन नीके जो होता है वो उसके आहार श्रृंखला या उसके कर्मों को बताता है। इट मींस कि आवास जो है उसका क्या है, एड्रेस है। हैबिटेट क्या है, एड्रेस है। नीके क्या है, उसका प्रोफेशन है कि वो करता क्या है, उसका कार्य नीके बताता है। क्लियर है, इसको और क्लियर करते हुए चलते हैं हम लोग। तो देखो इसमें क्या है, द बायोलॉजिकल, physical and chemical factor that a species needs to survive in an ecosystem are called, is collectively called its niche। In other words, the place where the environmental conditions necessary for the existence of a particular species are available is called a ecological niche। मतलब किसी भी जीव के लिए जो आदर्श स्थिति चाहिए वो वहां पर अगर मिल रही है तो वो उसका नीके या कर्मता कहा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द इकोलॉजिकल नीचे कॉन्सेप्ट वाज जे ग्रीनेल। ठीक है, बट द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग इट्स एज ए कॉन्सेप्ट इज गिवन टू चार्ल्स एल्टन। मतलब इस शब्द का जो है इकोलॉजिकल नीके का सबसे पहले कौन किया है, जे ग्रीनवेल किया है इस शब्द का यूज, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट के रूप में चार्ल्स एल्टन ने किया है। चार्ल्स एल्टन को आपने इकोलॉजिकल पिरामिड के रूप में भी देखा होगा। इकोलॉजिकल पिरामिड जो था, पारिस्थितिकी पिरामिड, उसको भी चार्ल्स एल्टन ने दिया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखो इसके बारे में बस इतना ही जान लो आप, इसको कोई बहुत ज्यादा इसमें है नहीं टर्म्स। तो इसमें देख लो, इकोलॉजिकल नीके का मतलब होता है कि जहां पे एक होता है हैबिटेट। अब एक देखो यहां पे हम लोगों ने एक शब्द दिया था इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या होता है। दूसरा क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, आवास क्या होता है। और तीसरा टर्म है नीके क्या है, या यहां पर कर्मता क्या है। तो इन तीनों शब्दों में का मतलब समझ लेते हैं और इसमें अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखो, जो इन्वायरमेंट होता है क्या होता है
कि किसी भी जगह के जो चारों तरफ की परिस्थितियां, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, क्लास में हूँ, और जितने मेरे सामने फैन है, एसी है या कैमरा है, ये सब क्या है, मेरे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तो इन्वायरमेंट जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। और इस इन्वायरमेंट में अगर मेरे रहने के लिए जो एकदम कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन है, जहां पर मैं आहार और आवास ग्रहण कर सकूं, वो क्या है, हैबिटेट है। तो ये मेरा हैबिटेट हो गया। और हैबिटेट में रह के जो मैं काम कर रहा हूं वो क्या हो गया, मेरा नीके हो गया। मतलब मेरा जो व्यवसाय है, जैसे आहार श्रृंखला का मैं पार्ट हूं, ठीक है, फूड चेन का मैं पार्ट हूं, तो मैं क्या खा रहा हूं, कैसे खा रहा हूं, किसको खा रहा हूं, ये सब क्या हो जाएगा, मेरा नीके हो जाएगा। यानी कर्मता, या इसको निकेत भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इन्वायरमेंट मतलब वो पर्यावरण, फिजिकल या मैन मेड जो इन्वायरमेंट है वो है। हैबिटेट का मतलब कि जहां मैं आवास रहता हूं या मैं आहार ग्रहण करता हूं। हैबिटेट का मतलब है मैं आवास में रहकर करता क्या हूं, ये मेरा निके या कर्मता हो गई। तो ये जो टर्म्स थे, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर है? आई होप ये टर्म्स थे, ये इसको हम लोगों ने क्लियरली मेंशन कर लिया, देख लिया। इसी तरह से मैं कुछ और जो टर्मोलॉजी है उनके यहाँ पे आपको लेके क्लासेस लेकर आता रहूंगा, ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड जो टर्म्स है उनको क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट